नमस्कार, जोहार। साइंस में अभी तक हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर आदि पढ़े। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पे हमें देखना है वो है बायोमोलिकुल्स। जब बायोमोलिकुल्स की चर्चा करते हैं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स यानी लिपिड्स, मिनरल्स और बहुत सारे चीज़ें जो जिससे हमारी शरीर बनी हुई है, चाहे हमारे शरीर में जो चीज़ें हैं उनकी बातें आती हैं। अगर एलिमेंट लेवल पे हम लोग देखें बायोमोलिकुल्स को तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ढेर सारे एलिमेंट्स जो हमारे शरीर में हैं जिनकी जरूरत भी होती है। और अगर इनसे बने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसैकेराइड्स, फैटी एसिड्स, सॉल्ट्स वगैरह वगैरह। और इनसे मिलके जो मोलिकुल्स जो कि लाइव मोलिकुल्स है यानी बायोमोलिकुल्स, उनमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स। अगर न्यूक्लिक एसिड में हम लोग देखें तो आरएनए, डीएनए, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनसे हम हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे। जब न्यूट्रिएंट्स की बातें करते हैं तो पहला को प्रश्न आता है कि आखिर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हमें क्यों है। व्हाई वी नीड न्यूट्रिएंट? डेफिनेटली वी नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, to maintain our body, to repair the things, to reproduce and to perform dynamic activity, day-to-day activity what we have. Then the question is, what sort of nutrients we have to take? So we are taking different types. बहुत सारे हम लोग चीज़ लेते हैं अपने डाइट्स में जो कंज्यूम करते हैं मेंटेन करने के लिए बॉडी को। तो उसमें वो बेसिक उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब ये कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग लेते हैं, फिर प्रोटीन, देन लिपिड्स यानी फैट्स, ऑयली थिंग्स, देन मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर एंड वाटर। ये जो हमारे भोजन के हमारे जो चीज़ हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो भोजन हम लेते हैं उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्या है जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से हमें इसमें क्या पढ़ना है। हमें सिलेबस में बायोमोलिकुल्स, न्यूट्रिएंट्स पढ़ने हैं। और जब भी इन बायोमोलिकुल्स की अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, तो इसमें हमें क्या देखना है। तो इसमें हमें सबसे पहले उनका जनरल डिस्क्रिप्शन देखना है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या है ये देखना है। फिर कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के हैं उनकी क्लासिफिकेशन देखना है। उनका स्ट्रक्चर क्या है ये हमें पढ़ना है। फिर उनका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे शरीर में वो क्या फंक्शन करते हैं, कहाँ उनका यूज है, क्यों इसकी हमें आवश्यकता है, यानी उसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है ये हमें देखना है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म उनका उसका वो कैसे इंजेस्ट होगा, कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे एब्जॉर्ब होगा और फिर उसका बॉडी में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म उसमें बॉडी में वो कैसे होगा ये देखना है। फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स की देखें उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो आता है, हमारे डाइटरी सोर्स क्या होंगे उसके, ये हमें देखने हैं। फिर ये देखना है कि उनकी डिफिशियंसी से या माल फंक्शनिंग से या उनसे रिलेटेड कौन कौन से डिजीज करके हम लोग सब पे देखेंगे। जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स के ग्रुप देखे थे यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन्स एंड वाटर, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे कि आखिर कार्बोहाइड्रेट क्या है जो हमको और हमें कितनी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, इसके कितने रूप हैं, यानी क्लासिफिकेशन, इसका सोर्स, इसका मेटाबॉलिज्म, डेफिशिएंसी, डिजीजेज एंड डिजीजेज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। जब हम कार्बोहाइड्रेट की तरफ कहेंगे तो सीधे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। इट मीन्स आइदर वो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड है
या कीटोन है या कोई एक ऐसा मोलेकुल है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो जब उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो इस तरह के सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो नाम से ही पता चलता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं, और इनमें एक जनरलाइज्ड एक होता है, यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का इनका रेशियो होता है, CnH2ON। ठीक है, अगर एक कार्बन है उनके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स में ये होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स की हम लोग देखें तो कॉमन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे लाइफ में हैं, जो जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो शुगर टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। शुगर क्या है? जितने भी सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम लोग शुगर के करके कैटेगरी में रखते हैं। बायोलॉजी एक टर्म हमारा आता है, जब स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन हेल्थ। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे, उनके बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन हम लोग चूंकि अब शरीर की, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें जब कार्बोहाइड्रेट का जो हेल्थ के लिए जो यूज है, उसमें हेल्थ में जो उसका रोल है, उसकी जो स्टडी करते हैं उस शाखा को हम लोग ग्लाइकोबायोलॉजी कहते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये इसको हम लोग उसके मोलेकुल के साइज, उसमें अवेलेबल शुगर के नंबर के आधार पे इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर। इसके आधार पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को 4 भागों में बांटते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। वैसे शुगर जो मोनोमर होते हैं, यानी उनको अगर हाइड्रोलाइज करें तो भी उनसे फिर कोई और शुगर नहीं मिलेगा, ऐसे को हम लोग मोनोसैकेराइड्स में डालते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलाइज करने पे 2 मोलेकुल्स ऑफ शुगर मिलेंगे, 2 मोनोमेरिक शुगर मिलेंगे या 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, उनको हम लोग डाइसैकेराइड्स में डालते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलाइज करने पे 3 या से लेकर 10 तक मोनोमेरिक यानी मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, उनको हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स में डालते हैं। और इसके ऊपर जिनमें होता है, इससे जो बड़े मोलेकुल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, यानी कि जिनमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स होंगे, हाइड्रोलाइसिस पे 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे मेरे को, उनको हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के कैटेगरी में रखते हैं। इस तरह से 4 भागों में बांटते हैं। हम लोग एक एक करके सभी के डिस्कस करेंगे। हमने पहले ही कहा कि कार्बोहाइड्रेट का जो एक जनरलाइज फार्मूला है CnH2ON, यानी कि एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसमें उसमें इंक्लूजन्स हो सकते हैं, इसको कि हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले आते हैं मोनोसैकेराइड्स पे। मोनोसैकेराइड्स इसमें सिर्फ एक शुगर मोलेकुल हो और दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव शुगर मोलेकुल्स, यानी उसको फिर फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। शुगर वो जो कंपाउंड आएगा हाइड्रोलाइज करने से, वो कोई दूसरा कंपाउंड होगा, शुगर नहीं होगा। जैसे कि हम लोग ग्लूकोज देखें, फ्रुक्टोज देखें, जो कि हम लोग नॉर्मल इंटेक करते हैं, जो हमारा मेन डाइटरी फॉर्म है, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। ठीक है, अब ये मोनोसैकेराइड्स को फिर हम लोग क्लासीफाई करते हैं। हमने वहाँ कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर एल्डोज और कीटोज, और मीन्स हैविंग एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप और हैविंग कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये 2 तरह के हो सकते हैं, उसमें 2 में बांटेंगे। तो मोनोसैकेराइड्स जहाँ पे हैं उनको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से फिर हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ट्रायोज मीन्स जिसमें 3 कार्बन एटम हो। अगर 3 कार्बन एटम होंगे, उनके साथ 6 हाइड्रोजन होंगे और 3 ऑक्सीजन होंगे। ये जो कंपाउंड होगा, इनको हम लोग ट्रायोज में डालते हैं। अगर इनमें फंक्शनल ग्रुप इनका अगर एल्डिहाइड है तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है हमारा, या एल्डोट्रायो जिनको हम कहेंगे, जिसको कि हम लोग कॉमनली ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो इसको हम लोग केटो ट्रायोज कहेंगे, और जो कि डिहाइड्रोक्सी एसीटोन जिसके नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। दोनों में एक एल्डोज है, एक कीटोज है। इसी तरह से अगर कार्बोहाइड्रेट में या मोनोसैकेराइड में अगर 4 कार्बन एटम है तो उनको हम लोग टेट्रोज कहेंगे। टेट्रा मीन्स 4। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स हैं वो, जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, उनको हम लोग टेट्रोज में डालेंगे। सिमिलरली
एल्डोटेट्रोज एंड कीटोटेट्रोज। एल्डोटेट्रोज का नाम हम लोग इरिथ्रोज कहते हैं और उनका कीटोटेट्रोज का जो कॉमन नेम है इरिथ्रोलोज है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये 5 हो जाए इसमें, उनको हम लोग पेंटोज कहते हैं। पेंटोज मीन्स मोनोसैकेराइडिक कार्बोहाइड्रेट विथ 5 कार्बन एटम्स। ये भी एल्डिहाइड होंगे एंड कीटोन के होंगे। अगर हम लोग एल्डोज में देखें तो ये चूंकि पेंटोज जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये जो हम बायोमोलिक्यूल्स, हमने न्यूक्लिक एसिड की बात की थी, डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें, उसमें जो शुगर होता है वो पेंटोज ही होता है, राइबोज हो या डीऑक्सी राइबोज हो। तो ये दोनों ही राइबोज डीऑक्सी दोनों एल्डोज है, यानी कि इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। और अगर इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो तो ये राइबोलोज हो जाएगा। दोनों में ही या राइबोज हो या राइबोलोज हो, कार्बन की संख्या 5 होगी, इसलिए इसको पेंटोज कहते हैं। और राइबोज में के दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे कार्बन एटम पे अगर एक जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, OH ग्रुप है, उसमें से अगर ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो ये डीऑक्सी राइबोज हो जाता है, जो डीएनए में होता है। अगर उसमें ऑक्सीजन है, यानी कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप अगर सेकंड कार्बन एटम पे अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है तो ये राइबोज है, जो आरएनए में होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और अगर वहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, यानी डीऑक्सी कर दिया जाए, तो ये डीऑक्सी राइबोज हो जाता है, जो डीएनए में डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड में होता है। ये चूंकि हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग देख लेंगे। और इसके अलावा अगर पेंटोज में देखें तो डी जाइलोज, जो स्टिकी गम्स हमारे बॉडी में होते हैं, ये नॉर्मली डी डेक्स्ट्रो, आगे देखेंगे बैटरी में, जाइलोज है। और दूसरा हम डी लाइजोज देखा, जो हमारा जो हार्ट मसल होता है, हार्ट में जो मसल होता है ये लाइजोज का बना हुआ होता है। तो ये जो पेंटोज है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस का है। अब अगला, अगर हम अब देखें कि कार्बन एटम की संख्या 6 हो जाए तो उसको हम लोग हेक्सोज की श्रेणी में डालते हैं, यानी कि C6H12O6 होगा इनका मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर ये एल्डोज होगा तो ये ग्लूकोज है, अगर कीटोज है तो फ्रुक्टोज है। कीटोज है इसमें अगर केटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो ये फ्रुक्टोज है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये हेक्सोज भी हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरा डाइटरी इंटेक है, इसी फॉर्म में मेरी बॉडी, हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट को, कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करती है। इसलिए इसके बारे में हमको देख लेना होगा, इसका स्ट्रक्चर देख लेना होगा। और फिर इसमें जब हम लोग देखेंगे आगे, अगर जहाँ कहीं भी एसिमेट्रिक कार्बन होगा तो वो आइसोमरिज्म शो करेगी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगी, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट होगा उसके सॉल्यूशन में। और इसके बेसिस पे हम लोग ग्लूकोज को या जितने भी हैं उनको भी हम लोग 2 भाग में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी, तो डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, इसमें डी ट्रायोज एल ट्रायोज। तो हम लोग चूँकि कॉमनली ग्लूकोज में डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रोज का करते हैं, हम लोग हमेशा उपयोग करते हैं, इसलिए डी ग्लूकोज क्या करेंगे तो ये देखेंगे डेक्स्ट्रो कौन सा है, लेवो कौन सा है। इसके अलावा एक और इसमें होती है कि किसी खास कार्बन एटम के पास में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसके अरेंजमेंट में भी अंतर होता है इनका, उसके आधार पे भी ये बदल जाते हैं। तो उस बेसिस पे अगर हम लोग उसको देखेंगे तो फिर हमारा मैनोज, गैलेक्टोज, ये सारे ये भी हेक्सोज ही हैं। इसको हम लोग उस सेक्शन में देखेंगे। अब हम लोग डाइसैकेराइड्स की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस पे 2 यूनिट मोनोमेरिक मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करे हाइड्रोलाइसिस, उसको हम लोग डाइसैकेराइड्स के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इसमें 2 मोनोमेरिक, अगर मान लें कि एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज है, 2 ग्लूकोज है, इस तरह के जो, या फिर ट्रायोज है, तो इस तरह के 2 मोलेकुल, मोनोसैकेराइड के 2 मोलेकुल एक साथ जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं और करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो ये इसको हम लोग डाइसैकेराइड के श्रेणी में डालते हैं। ऐसे माल्टोज है,
दो ग्लूकोज मोलेकुल एक साथ मिलते हैं तो वो माल्टोज बनाता है। आप अगर देखेंगे जर्मिनेटिंग सीड्स में जो जर्मिनेशन होता है, उसके जो स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे माल्टोज की मात्रा काफ़ी होती है वहाँ पे। इसी तरह से सुक्रोज है, जो शुगर, कॉमन शुगर हम लोग लेते हैं सुक्रोज, ये क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का इसमें अगर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक मोलेकुल ग्लूकोज मिलेगा, एक मोलेकुल फ्रुक्टोज का मिलेगा। आप अगर फ्रुक्टोज देखें तो आपके फ्रूट्स में काफ़ी फ्रुक्टोज होते हैं। हनी, जो शहद खाते हैं हम लोग, उसमें फ्रुक्टोज है, ठीक है। और ये दोनों मिल करके जब डाइसैकेराइड, जो डाइसैकेराइड जो बनता है वो सुक्रोज है। उसी तरह से लैक्टोज है, यानी कि मिल्क शुगर, मिल्क में जो शुगर है वो लैक्टोज है, वो गैलैक्टोज और ग्लूकोज के बॉन्डिंग से बनता है। ये सारे जो बॉन्ड होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। शुगर केन में आप देख लें तो फ्रुक्टोज आपके है उसमें, तो ऐसे देखेंगे। अब हम लोग, अगर हमारे पास जो मोलेकुल है उसमें दो से ज़्यादा मोनोमेरिक शुगर हो, यानी कि जब उसको हाइड्रोलाइज करें तो उसमें से दो से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स निकले, तो ऐसे, और यानी कि दो से ज़्यादा मीन्स तीन से लेकर 10 तक, अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड के श्रेणी में रखते हैं। जैसे रैफिनोज है, माल्टोट्रायोज है। और जब 10 से ज़्यादा अगर हो जाए, यानी कि मोलेकुल बड़ा हो जाए, उसका मोलेकुलर वेट हो जाए, तो उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है नॉर्मली, ये क्या है, हायर मोलेकुलर वेट के कंपाउंड्स हैं, क्योंकि उसमें 10 तो मिनिमम है, 10 से ज़्यादा उसमें मोनोसैकेराइड्स हैं। और इस तरह के जो जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं नॉर्मली इनसॉल्युबल होते हैं, और अगर कुछ सॉल्युबल हैं भी तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, फुल्ली नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें अब पॉलीसैकेराइड्स को फिर हम लोग दो भाग में बांटते हैं। बेसिस होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर एक ही तरह के मोनोसैकेराइड्स से मिलके कोई पॉलीसैकेराइड बना हुआ है उसको हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। और अगर उसमें डिफरेंट तरह के मोनोसैकेराइड्स मिले हुए हैं तो उसको हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। अगर होमोसैकेराइड करें तो स्टार्च, जो फूड ग्रेन्स में होते हैं, जो भी हम सीरियल्स हम लोग लेते हैं उसमें स्टार्च होता है, ये एक ही तरह के मीन्स ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये मिलके 10 से ज़्यादा जो का स्टार्च हो उससे मिल करके ये पॉलीसैकेराइड्स बनता है, तो इनको हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड में लगते हैं। ग्लाइकोजेन है, जो कि एनिमल में हमारे शरीर में अगर देखें तो हमारा जो स्टोरेज फॉर्म है हमारे ग्लूकोज का, ये भी क्या है, ग्लूकोज ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज मोलेकुल मिल करके एक मोलेकुल बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड मोलेकुल बनाते हैं। तो ये क्या हमारा होमोपॉलीसैकेराइड्स हो गया। इसी तरह से सिटीन है, डेक्स्ट्रान है। सिटीन की हमने देखा था सेल स्ट्रक्चर जब देख रहे थे हम लोग, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो आउटर वॉल था, सेल वॉल था, वह सिटीन का बना हुआ था। तो सिटीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बायोमोलेकुल है जिसके बारे में देखना है, तो होमोपॉलीसैकेराइड्स के ग्रुप में रखेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग हेपारिन की बात करें, हेपारिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है जो हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में रहता है, ब्लड को कोगुलेट करने से रोकता है। वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें क्या है कि अलग अलग तरह के, उसमें एक ही तरह का मोनोसैकेराइड नहीं है, अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड को मिला करके एक कंपाउंड बना है, पॉलीसैकेराइड बना है, तो इसको हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड के ग्रुप में रखते हैं। उस तरह से हाइलुरोनिक एसिड है, जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें हाइलुरोनिक एसिड होती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है इसमें। फिर एल्जेनिक एसिड है या अगर है, जो हम लोग रेड एल्गी से बनाते हैं, ये सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं। और चूंकि ये अलग अलग मोनोसैकेराइड्स के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बने हैं, इसलिए इसको हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड के ग्रुप में डालते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग उसमें देखेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस, यूजेस कहाँ हमारा है, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म, इसकी डाइजेशन, एसिमिलेशन, तो ये देखना है। फिर इससे रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डिजीजेज, इसकी डिफिशियंसी से, उसके एक्सेस होने से या उससे रिलेटेड जो डिजीज हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है।